हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, जो एल्केलॉइड्स हैं यहाँ पर हम लोग थे। तो हम लोगों ने इसके पहले जो है जो संचित पदार्थ है वो तो पढ़ लिए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर हो गया ना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। स्टेकियोज कौन सा है? स्टेकियोज देखो नोट्स में, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते नहीं हो, घर जाके फटाफट पढ़ लो तो बायो डबल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। टेट्रा है, टेट्रासेकेराइड है ना, फिर और रेफिनोज ट्राइसेकेराइड है, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज डाइसेकेराइड है। ये सब पौधे के अंदर संचित होते हैं, है ना समझ में? पौधे के अंदर मतलब सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, है ना समझ में? मतलब ये वो भोजन है उसका जो उसको इकट्ठा करके रखती है। क्लियर? जैसे स्टार्च आप देखते हो, गेहूं का दाना, मक्का का दाना बनता है, तो वो जो दाने की जो सेल्स है, बीज की जो सेल्स है, उसमें ये इकट्ठा हो रहा है ना समझ में? तो ऐसे ही जैसे फैट है, तो फैट जो है वो ऑयल सीड के अंदर इकट्ठा होता है, बीज पत्र में, जो बीज पत्र कोटिलिडन्स होते हैं ना, उनमें ऑयल इकट्ठा होता है। ऐसे ही प्रोटीन जो होता है, जैसे पल्सेस है दाल, तो दाल या पल्सेस के जो कोटिलिडन होते हैं, उनके जो बीज के कोटिलिडन या बीज पत्र होते हैं, दो दल में टूटता है। क्लियर? उनमें क्या प्रोटीन इकट्ठा होता है एलिरोन पार्टिकल्स के रूप में, है ना समझ में? तो ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हम जो पढ़ रहे थे, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? संचित पदार्थ के बाद में जो एक्युमुलेशन मैटर के बाद में हमने क्या पढ़ा था? दूसरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बाद में सेक्रेटिव सब्सटेंस, मतलब जो स्त्रावित पदार्थ हैं। क्लियर? वो हमने पढ़ लिए थे। अब थर्ड हम कौन से पढ़ रहे थे? जो वेस्ट मटेरियल है उसके। क्लियर? वेस्ट मटेरियल मतलब उत्सर्जी पदार्थ, जो पौधे के कोई काम के नहीं है। ये जो जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है ना पौधे के अंदर, तो उन मेटाबॉलिक क्रियाओं के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है, जो पौधे के लिए कोई काम का नहीं होता है। जैसे हमारे अंदर पूरा भोजन पचने के बाद जो मानव मल निकलता है, क्लियर? जो मानव मल या पशुओं के अंदर जो गोबर निकलता है, यूरिन, पशुमूत्र, ये वेस्ट मटेरियल है हमारा। क्लियर? इसका उपयोग हम किस में करते हैं? खेती में करते हैं, तो ये खेती के काम में आता है। ऐसे ही अगर पेड़ पौधों का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, क्लियर, उनका उपयोग मानव करता है। क्लियर? किसी न किसी मेडिसिनल या कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में करता है वो, या तो मसाले के रूप में करता है, किसी न किसी रूप में करता है वो। क्लियर? तो ये जो उत्सर्जी पदार्थ, इनमें सबसे पहले हम देखते हैं एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? तो जो एल्कोहल में आसानी से डाइल्यूट हो जाते हैं, एल्कोहल में घुल जाएंगे, इनको कहा जाता है एल्केलॉइड्स। है ना समझ में? जो एल्कोहल में आसानी से घुल जाएंगे उनको हम बोलते हैं एल्केलॉइड्स। ये एल्केलॉइड्स या तो बीज के अंदर हो सकते हैं, या लीफ या पत्ती में हो सकते हैं, या फिर जो पौधे की छाल होती है, बार्क होती है, उसमें भी हो सकते हैं, या फिर जड़ों के अंदर या रूट्स के अंदर हो सकते हैं। तो एल्केलॉइड्स का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एल्कोहल में इजीली डाइल्यूट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्केलॉइड। है ना समझ में? ऐसे कौन से उत्सर्जी पदार्थ है जो पौधे के काम में नहीं आते, एल्केलॉइड है, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है? तो इनमें हम देखते हैं कुनेन। कुनेन आप सभी को पता होगा भैया। कुनेन जो होता है वो एक सिनकोना वृक्ष होता है, ट्री। क्लियर? सिनकोना वृक्ष, उस वृक्ष की जो छाल होती है, बार्क होती है, उससे मिलता है कुनेन। है ना समझ में? कुनेन क्या है? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। क्लियर? और इसका जो यूज है, इसका यूज मेडिसिन बनाने में होता है। जो मलेरिया होता है, मलेरिया आप सभी जानते हो भैया, ठंड देके बुखार आता है उसमें, और किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो, मच्छर से। मतलब फीमेल मॉस्किटो जो होता है, एनाफ्लीज मच्छर की जो जाति, उससे होता है।
अब ये क्या करती है, जो मादा एनाफ्लीज, ये जनरल नॉलेज के लिए, आगे भी हो सकता है आपको पूछ ले कभी भी। तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है वो क्या करता है, वो आपके शरीर में आता है, उसका जो प्रोबोसिस है, डंक है, वो चुभोता है और आपकी बॉडी से खून को सक करता है, चूसता है। और बदले में क्या करता है, तो वो अपने पेट में बहुत सारे क्या लाता है, प्रोटोजोआ लाता है। क्या लाता है, प्रोटोजोआ। वो प्रोटोजोआ क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर छोड़ देता है। उसको पेट खाली करना पड़ता है क्योंकि खून भरेगा ना वो, तो खून भरने के लिए वो पेट के अंदर जो प्रोटोजोआ है वो आपकी बॉडी में छोड़ देता है और खून पी लेता है ना समझ में। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि भैया जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ जो होता है उससे होता है, और वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो किसके अंदर होता है, तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है उस मच्छर के अंदर होता है। तो काटने से तो मच्छर क्या होता है, लेकिन मच्छर मलेरिया पैदा नहीं कर रहा है, मच्छर के अंदर जो प्रोटोजोआ है वो क्या कर रहे हैं, वो मलेरिया पैदा करते हैं। क्लियर। तो उसी के इलाज के लिए जो कुनेन होती है, आप कभी भी अगर किसी को मलेरिया अगर हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले कौन सी टेबलेट लिखता है, कुनेन की टेबलेट लिखता है ना समझ में, कि भैया ये कुनेन की टेबलेट। आपने देखा होगा कि जो मलेरिया की जो टेबलेट होती है वो हल्की सी डार्क कलर की होती है, हल्की काले कलर की, है ना समझ में, तो वो कुनेन की होती है ना समझ में। तो कुनेन सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलता है, ये एक एल्केलॉइड है। क्लियर। और ये मलेरिया के इलाज के लिए, जो मलेरिया होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग होता है। वैसे भी अगर आपके आसपास आपको मलेरिया हो जाए और सिनकोना वृक्ष हो, उसकी छाल को आप चबाया करो तो आपका मलेरिया ठीक हो जाता है। क्लियर। उसके रस को पिया करो, चबा थोड़ा सा छाल डाल लिया, चबाया करे और अंदर निकलते रहे, बाद में छाल को थूक दो आप, है ना समझ में, इससे दवाई बनती है। फिर आता है एक रेसरपिन। रेसरपिन ये भी एक मेडिसिन ही है, मेडिसिन। इसका उपयोग जो होता है हाई ब्लड प्रेशर वाला जो पेशेंट होता है, जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। क्लियर। मतलब ब्लड, जो आपने देखा होगा ना कभी डॉक्टर बीपी चेक करता है, ब्लड प्रेशर, तो यहाँ वो पट्टी लगाता है और वो हवा भरता है, फिर निकालता है धीरे धीरे, और जो होता है उसमें आप पारा गिरते हुए दिखता है। तो 90 से 120 के बीच में होना चाहिए ब्लड प्रेशर सामान्य, 80 से 120 के बीच में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी का 120 से बढ़ जाता है, कितना 150, 200, 250 ऐसा हो जाता है। क्लियर। तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं व्यक्ति के। क्लियर। मस्तिष्क भारी भारी हो जाता है। तो रेसरपिन जो होता है ये राउल्फिया सर्पेंटिना, जो एक पौधा, अपने अगर आयुर्वेदिक उधर मेडिसिनल प्लांट अगर 12th में पढ़े हो तो वह सर्पगंधा आपने पढ़ा होगा, सर्पगंधा, जिसको राउल्फिया कहा जाता है, बोटनिकल नेम है इसका राउल्फिया सर्पेंटिना, है ना समझ में। तो इस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है क्या, रेसरपिन। आपको कई बार पूछा है रेसरपिन किससे प्राप्त होता है, तो राउल्फिया सर्पेंटिना दे तो भी करेक्ट है, और अगर सर्पगंधा बोल दे तो वो भी ठीक है। क्लियर। ध्यान रखना। और ये किसके इलाज में उपयोग होता है ये भी कई बार आपको पूछा है, हाई ब्लड प्रेशर, है ना समझ में, हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। क्लियर। फिर एक होता है निकोटीन। तो निकोटीन जो होता है ये तंबाकू की पत्ती से प्राप्त होता है ना समझ में, तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है निकोटीन, और इसका उपयोग हम जैविक कीट नियंत्रण में करते हैं, बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल में, है ना समझ में। आप इसका निकोटीन का उपयोग पौधे पर स्प्रे के लिए भी कर सकते हो, इससे भी रोगों से, कीटों से बचाव होता है ना समझ में। वैसे ये मनुष्य के लिए कोई उपयोगी नहीं है, बस यही है कि हम इसका कहीं कहीं पर इसका उपयोग होता है। बाकी तो आप सभी को पता है भैया, निकोटीन से कैंसर होता है, सिगरेट में, तंबाकू में। क्लियर। इनमें आता है। फिर अगला आता है कैफीन। क्लियर। तो कैफीन जो होता है ये कॉफ़ी के जो भुने हुए बीज हैं, सेके हुए जो बीज हैं, क्लियर, कॉफ़ी बीज हैं उनको सेका जाता है, भुना जाता है, और उसके बाद फिर उसको पीसकर पाउडर के रूप में बदला जाता है। तो कॉफ़ी के जो भुने हुए बीज है उसमें होता है कैफीन, ये भी एक एल्केलॉइड है ना समझ में। तो कैफीन और थीन दो का खासकर ध्यान रखना।
थीन में थ आ रहा है तो ये थकने नहीं देती हमको। जैसे ही हमको थकान लगता है तो हम क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय की पत्ती में क्या होता है, थीन होता है, तो ये हमको थकने नहीं देगी। और कैफीन हमको सोने नहीं देती है। कई स्टूडेंट जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, रात में कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी क्या है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करती है, थकने से जो नर्वस सिस्टम जैसे ही डोरमेंट में जाता है, भैया थकेंगे, शरीर थकेगा तो मस्तिष्क आपको सूचना देगा कि अब आराम करो। क्लियर? तो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को कुछ समय के लिए रोक देता है कि अभी बॉडी को मत बोल कि सो। है ना समझ में? तो थीन जो है वो चाय की पत्ती में होता है, ये एल्केलॉइड होता है और ये हमको थकने नहीं देता है। क्लियर? और कैफीन जो है ये हमको नींद नहीं आने देता है, सोने नहीं देता है। तो आपने देखा होगा, आप अगर जो आपके आसपास अगर कोई बहुत हाई फाई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, 15-15 घंटे पढ़ रहा है, क्लियर, तो वो क्या करता है, रात में 1 या 2 बार कॉफ़ी पीता है। आया ना समझ में? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन आपको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कॉफ़ी का, नहीं तो आप भी घर जाके बोले सोना नहीं है तो 2 बार 3 बार, क्योंकि ज़्यादा यूज़ जो है इसका वो नुकसानदायक होता है। क्लियर? आपको तो जितनी नींद आपको 6 घंटे की चाहिए उतना लो। आया ना समझ में? ये तो उन लोगों के जो मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर? मैच्योर मतलब आपकी उम्र से ज़्यादा, जो 25 साल के ऊपर वाले रहते हैं, उनका मस्तिष्क थोड़ा डेवलप होता है तो वो उनको हो जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं तो आप लोग यूज़ करोगे तो अभी आप विकसित हुए नहीं और अपने मस्तिष्क को वहीं के वहीं सिकुड़ा दोगे आप। क्लियर? तो ऐसे जो है ना, आपको फिर उधर पागल खाने में एडमिट करना पड़ेगा। तो जितनी नींद आए, 6 घंटे की पर्याप्त नींद होती, 6 घंटे की आप पर्याप्त नींद लो। वो भले ही आपको पढ़ते पढ़ते 10 बजे भी आने लगे तो 10 बजे सो जाओ, और टाइम जोड़ लो, 6 घंटे के बाद आप अपना मोबाइल में या अलार्म लगा लो और उठ जाया करो। 12 बजे नींद आए तो 12 बजे सो जाओ। जब भी आपको पढ़ते समय नींद आए फिर एग्ज़ाम में देख लेना, 8-10 दिन 15 दिन फिर आप खूब जग लेना। लेकिन अभी आपको 6 घंटे की नींद चाहिए। क्लियर? ताकि बीमार नहीं पड़ो और आराम से शांति से स्वस्थ होकर पढ़ाई करो। तो कैफीन कॉफ़ी में होता है, थीन चाय की पत्ती में होता है, एक होता है स्ट्रिक्नीन। स्ट्रिक्नीन ये शक्तिवर्धक होता है, हमारी शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर? एनर्जी बूस्टर होता है, पावर बूस्टर, एनर्जी बूस्टर हम बोल सकते हैं इसको। ये स्ट्रिक्नोज एक जो पौधा होता है उसके बीजों से प्राप्त होता है। फिर एक होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन आप सब जानते हो भैया, ये नशीला पदार्थ है। क्लियर? हाँ। और ये अफीम जो होता है, अफीम के फल को क्या कहा जाता है, पोस्त कहा जाता है। क्लियर? तो उस पे कच्चे फल में कट मारते हैं और उससे दूध निकालते हैं, उस दूध को क्या करते हैं फिर सुखाकर पाउडर के रूप में बनाते हैं, उसी को मॉर्फिन कहा जाता है। तो मॉर्फिन किससे मिलता है, अफीम या पोस्त के फल से। क्लियर? कच्चे फलों से। फिर आता है एक एट्रोपिन, इसको आप पशुपालन में बहुत पढ़ोगे। क्लियर? ये एट्रोपा बेलाडोना जो एक वृक्ष होता है उसकी जड़ से आपको प्राप्त होता है। क्लियर? फिर तो ये कौन से थे आपके, ये थे एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स मतलब जो अल्कोहल में घुल जाते हैं। क्लियर? फिर दूसरा जो आता है उत्सर्जी पदार्थ में वो है ग्लूकोसाइड्स। ग्लूकोसाइड्स क्या होते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट के विघटन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज भी आता है, मतलब किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अगर डिकम्पोजिशन हो और उससे अगर कोई पदार्थ बन रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोसाइड्स बोलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन से बन रहे हैं। है ना समझ में? इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे डेजीटॉक्सिन। तो डेजीटॉक्सिन ये डेजीटेलिस परफोरिया पौधे से प्राप्त होता है और हृदय रोग में उपयोगी होता है ना समझ में? जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट की समस्या आती है, क्लियर, अटैक वटैक आ जाता है, एक आध बार उनका जो है वो सर्जरी हो जाता है, तो डॉक्टर उसको जो है इसकी गोलियां देता है ना समझ में, डिजिटॉक्सिन की। फिर एक होता है टेनिन। तो टेनिन तो आप सब लोगों ने देखा होगा, लौंग और कत्था के अंदर होता है, कड़वापन रहता है। कत्था आपने देखा होगा, कड़वापन रहता है। फिर लौंग भी आप खाते हो तो हल्का कड़वापन होता है उसमें, है ना समझ में, हल्का होता है, ज़्यादा नहीं। तो टेनिन ये जो होता है लौंग और कत्था के अंदर होता है, और ये भी क्या होता है, ग्लूकोसाइड्स होता है। तो ये ग्लूकोसाइड्स हैं।
फिर हम देखते हैं लेटेक्स या रबर। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा भैया, आप च्युइंगम खाते हो तो च्युइंगम के अंदर जो रबर होता है, क्लियर, लेटेक्स होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि लेटेक्स या रबर ये सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ होता है। कैसा होता है? वाइट कलर का एकदम दूध जैसा पदार्थ होता है और इसी को सुखाकर बनाया जाता है नेचुरल रबर। आया ना समझ में? और इसका उपयोग जो खाने वाले जैसे च्युइंगम है इनमें अधिकतर उपयोग होता है। एक सिंथेटिक रबर होता है जिससे आपके ट्यूब टायर ये वो, क्लियर, ये सब बनते हैं, वो सिंथेटिक रबर है, वो खाने में उपयोग नहीं होता है। आया ना समझ में? ये पौधों से प्राप्त होता है, वृक्षों से। तो किससे प्राप्त होता है? हेविया ब्राजीलियंसिस नामक जो वृक्ष है उसके तने पर कट लगाए जाते हैं और उससे दूध जैसा पदार्थ टपकता है। वो लकड़ी अपना मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें इकट्ठा करते हैं और उसी से नेचुरल रबर बनाया जाता है। तो हेविया ब्राजीलियंसिस और हेविया ऑस्ट्रेलियंसिस नामक ये जो वृक्ष हैं इनसे आपको नेचुरल रबर मिलता है। प्राकृतिक रबर और बायोडीजल। अब देखो ये जो रबर वाले जो वृक्ष हैं हेविया ब्राजीलियंसिस और हेविया ऑस्ट्रेलियंसिस, ये दोनों वृक्ष जो होते हैं ये यूफोरबिएसी फैमिली के मेंबर हैं। आया ना समझ में? इसके अलावा हमने देखा होगा बायोडीजल जो होता है, बायोडीजल भी आप जानते हो किससे? जट्रोपा, जिसको रतन जोत कहा जाता है, उसके बीजों से बनता है। आया ना समझ में? तो वो जट्रोपा भी कौन सी फैमिली में आता है? जट्रोपा भी यूफोरबिएसी फैमिली में ही आता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो नेचुरल रबर और बायोडीजल होता है ये कौन सी फैमिली या कुल के वृक्षों या पौधों से मिलता है? तो यूफोरबिएसी फैमिली के वृक्षों से प्राप्त होता है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो उत्सर्जी पदार्थ में सुगंधित तेल भी आते हैं जो सेंटेड ऑयल होते हैं, क्लियर, वो भी आते हैं जो कैसे हो जाते हैं? इवेपोरेटेड हो जाते हैं, मतलब वाष्पीकृत हो जाते हैं, उनको खुला छोड़ो तो वो उड़ जाते हैं, ऐसे तेल, क्लियर। तो जैसे लेमन ऑयल है, लेमन ऑयल नींबू का तेल, क्लियर। फिर ये नींबू से मिलता है। खस तेल, ये खस ग्रास होती है एक, उससे मिलता है। गुलाब तेल, तो गुलाब के अंदर आपने देखा होगा, इसका ध्यान रखना भैया कितना ऑयल परसेंट होता है इसमें। तो गुलाब के फूल में 0.03 से 0.05% क्या होता है? ऑयल होता है। इसका ध्यान रखना, ये हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ोगे आप गुलाब की खेती में। आया ना समझ में? अगर फिक्स बोले तो 0.05%। आया ना समझ में? फिर जैस्मीन, ये जो आपका चमेली का तेल लगाते हो ना सिर में, जैस्मीन ऑयल, चमेली का तेल, ये चमेली के फूल से मिलता है। आया ना समझ में? तो ये अलग अलग जो है ये भी पौधे के कोई काम के नहीं है, ये उसके उत्सर्जी पदार्थ हैं। फिर रेजिन, तो ये सुगंधित तेल के ऑक्सीकरण से बनते हैं भैया। ये जो सुगंधित तेल जो होता है ये अगर वहीं के वहीं क्या हो जाए, फूल के अंदर, बीज के अंदर इसका ऑक्सीडेशन अगर हो जाए तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? इसके ऑक्सीडेशन से बनता है जैसे हींग बनता है। आया ना समझ में? ये क्या है? आपका नेचुरल रेजिन है। आया ना समझ में? रेजिन क्या होता है? अगर मान लो किसी भी बीज में, फल में, फूल में अगर कोई सा अगर नेचुरल ऑयल है और वो वहीं के वहीं क्या हो जाए, उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेजिन में। रेजिन अलग से कोई पदार्थ नहीं है, सूख जाता है, सीधा हम बोल सकते हैं, क्लियर। जैसे हींग है, हींग भी जब जैसे ही सब्जी में आप डालते हो तो एकदम उसकी खुशबू पूरे हाँ घर में फैल जाती है। सेव में अगर हींग की सेव बनती है तो दूर दूर तक से खुशबू आती है। तो ये क्या है? वही है, वाष्पीकृत तेल ही है, लेकिन ये वहाँ ऑक्सीकृत हो चुके हैं, क्लियर, वहीं के वहीं सूख गए हैं, क्लियर। ये किससे मिलता है? फेरुला एसाफोइटिडा नामक जो वृक्ष है उसकी जड़ों से आपको मिलता है, क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर आता है नेक्स्ट उत्सर्जी पदार्थ में खनिज क्रिस्टल, सुपर मोस्ट आईएमपी। कई बार आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा है सिस्टोलिथ का, आया ना समझ में? तो ध्यान रखना, जो कुछ खनिज क्रिस्टल भी आपको मिलेंगे, क्लियर। अब यह खनिज क्रिस्टल पौधा बाहर निकाल देता है, या तो फल के सरफेस पे मिलेंगे, जैसे आपने अरबी खाई, अरबी की सब्जी खाई होगी, तो अरबी का जो वो आपके कंद टाइप का होता है वो निकलता है, तो उस पर सुई के क्रिस्टल चिपके होते हैं, बारीक बारीक रेशे चिपके होते हैं,
वो मिनरल क्रिस्टल है। आया ना समझ में? उसको अगर कच्चा खाओगे तो ये आपका गला जो है ये पूरा रिझ जाएगा, खरोंचें आ जाएगी अंदर गले में, इसलिए उसको पका कर खाते हैं। पहले छीलते हैं, निकालते हैं उसको और फिर टुकड़े करके उसके खाते हैं। है ना समझ में? कच्चा नहीं खाते उसको। तो खनिज क्रिस्टल, अब खनिज क्रिस्टल अलग अलग टाइप के होते हैं। खनिज तो आप जानते हो ना, मिनरल। ये खनिज क्रिस्टल या तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हो सकते हैं, किसके? कैल्शियम ऑक्जेलेट के, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के। खनिज क्रिस्टल दो टाइप के होते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के होंगे या कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे। आया ना समझ में? अब आपको पूछा क्या जाता है? आपको पूछा आता है रेफाइट्स। सबसे पहले पूछा आता है रेफाइट्स। ये रेफाइट्स क्या है? तो रेफाइट्स क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के सुई के आकार के क्रिस्टल। क्लियर? चाहे वो पत्ती पर हो, पत्ती के अंदर हो, फल में हो, फल के सतह पर हो, फल के अंदर हो, जड़ पर हो, कहीं पर भी हो सकते हैं ये। क्लियर? लेकिन ये थोड़े कठोर होते हैं। जैसे आपने धान का छिलका देखा है, छिलके के ऊपर वो कड़क रोए देखे होंगे आपने, वो सिलिका के होते हैं। ऐसे ही अगर किसी फल पर या किसी पत्ती पर या जड़ पर अगर इस टाइप के अगर क्रिस्टल हैं तो वो सुई के आकार के होते हैं। अब आप बोलोगे सुई इतने बड़े होते हैं? नहीं, बहुत छोटे होते हैं, आप खुली आंखों से देख नहीं सकते। क्लियर? उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बकायदा सुई जैसे दिखेंगे आपको, इस टाइप से। आया ना समझ में? तो ये किसके होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो सुई के आकार के क्रिस्टल होते हैं, इनको कहा जाता है रेफाइट्स। और ये जनरली आपको जो पिस्टिया होता है उसके अंदर मिलते हैं। ये पिस्टिया में आपको देखने को मिलेगा एकदम स्पष्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको पूछता है रेफाइट्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं? या रेफाइट्स है। तो रेफाइट्स क्या है? निडिल लाइक मिनरल क्रिस्टल। क्लियर? किसके बने? कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने। आया ना समझ में? क्लियर? फिर जैसे स्फेरेफाइट्स, स्फेरेफाइट्स बोले या ड्रेसेस बोले, एक ही है, दोनों एक ही हैं। स्फेरेफाइट्स बोल दे या ड्रेसेस बोल दे। क्लियर? ये भी कैल्शियम ऑक्जेलेट के ही क्रिस्टल है। किसके क्रिस्टल हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के ही क्रिस्टल है। लेकिन ये कैसे हैं? तारक क्रिस्टल है, स्टार टाइप के होते हैं ये सब। है ना समझ? तारे जैसे। क्लियर हुआ? ये सुई के आकार थे कैल्शियम ऑक्जेलेट के रेफाइट्स। और स्फेरेफाइट्स या ड्रेसेस जो होते हैं ये क्या है? तो ये तारे के समान या स्टार लाइक क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के तारे के समान क्रिस्टल। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा है। और जैसे एट्रोपा बेलाडोना अभी मैंने आपको बताया था, एट्रोपिन मेडिसिन जिससे बनाई जाती है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं एट्रोपा में। क्लियर? फिर नेक्स्ट सिस्टोलीथ, जो आपको सबसे ज्यादा बार पूछा है और बार बार यही अधिकतर पूछता है। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के नहीं है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल। है ना समझ में? किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। और कैसे होते हैं ये? अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? अंगूर के गुच्छे के समान। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा देखा है आपने? क्लियर? वैसे के वैसे ये जो है ये भी इस टाइप से गुच्छे के समान होते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसी टाइप से। क्लियर? ये अंगूर के गुच्छे के समान क्रिस्टल होते हैं। और किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। क्लियर हुआ? तो ये भी कई बार आपको पूछा है। क्लियर? तो आप क्लियर हो गया? सिस्टोलीथ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के बने अंगूर के समान गुच्छे। फिर स्फेरेफाइट्स या ड्रेसेस क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल है तारे के समान। और रेफाइट्स क्या है? सुई के समान क्रिस्टल है कैल्शियम ऑक्जेलेट के। तो ऊपर वाले दोनों कैल्शियम ऑक्जेलेट के हैं, लेकिन एक तारे जैसा है और एक सुई जैसा है। ये वाला आपका जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना क्रिस्टल है और अंगूर के गुच्छे के समान आपको देखने को मिलता है। हो गया क्लियर? तो ये है खनिज क्रिस्टल। किसमें होते हैं? तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा भैया,
रेफाइट्स पिस्टिया के अंदर देख, वैसे बहुत सारे पेड़ पौधों में होते हैं लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पिस्टिया है। फिर स्फेरेफाइट्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एट्रोपा बेलाडोना, उसमें आपको देखने को मिलता है। और सिस्टोलीथ आपको बरगद में भी मिल जाएगा। बरगद में आपने देखा होगा तने पर कठोर ऐसे जैसे जंग लगा हुआ कुछ चिपका रहता है, नाखून से खुरेचे उसको पत्ती पर तने पर, क्लियर, वो होते हैं, क्लियर। और कुकुरबिटेसी कुल के अंदर भी आपको ये देखने को मिलते हैं, जैसे कद्दू का जो तना है उस पर भी आपको मिलते हैं, फल पे भी मिलते हैं, है ना समझ में, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना ये पूछा आता है। तो ये था हमारा जो सेल के अंदर जो उपापचयी सक्रिय कोशिकांग थे, मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनेल्स, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने जो देखा है जो मेटाबॉलिक इनएक्टिव या पैसिव मैटर, आया ना समझ में, तो ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है, हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस को, आया ना समझ में। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमने शुरू में देखा था प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा है, एक तो साइटोप्लाज्म और एक केंद्रक न्यूक्लियस, आया ना समझ में। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस क्या होता है, पहले तो सामान्य इसको समझ लो भैया। ये कोशिका है सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है ना समझ में। और इसके अंदर भी आएगा एक, इसके अंदर आएगी न्यूक्लियोलस, इसके अंदर केंद्रिका आएगी जो एकक कला रहित है। केंद्रक में डबल लेयर्ड है, दो लेयर है यूनिट मेम्ब्रेन की। और जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई एकक कला या यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्लियर हुआ। कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, हो गया क्लियर। चलो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। तो पहला क्वेश्चन यही से पूछा आता है कि केंद्रक को खोजा किसने, क्लियर। तो केंद्रक को खोजा और उसका नाम भी दिया न्यूक्लियस या केंद्रक, किसने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था कोशिका को खोजा और नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। तो उसके पीछे क आ रहा है, रॉबर्ट हुक क आ रहा है ना, तो कोशिका को खोजा और कोशिका नाम भी दिया, आया ना समझ में। और यहाँ पर ध्यान रखना भैया, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है इसको न्यूक्लियस न से शुरू हो रहा है और इसके पीछे भी ना आ रहा है ना समझ में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा और न्यूक्लियस नाम दिया, आया ना समझ में, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन यही से आता है। दूसरा, केंद्रक को कोशिका का निर्देशक या कंट्रोल रूम कहते हैं। हम डायरेक्टर कहेंगे इसको, क्योंकि पूरी कोशिका के अंदर जो भी काम होना है सब केंद्रक की देखरेख में होता है। जैसे पिक्चर बनती है ना कोई सी, तो डायरेक्टर क्या करता है, उसकी देखरेख में सब काम होता है। कौन सा गाना कहाँ जोड़ना है, कौन सा हीरो लेना है, कौन सा हीरोइन लेना है, क्लियर, कौन सी स्टोरी सिलेक्ट करना है, क्लियर, पिक्चर में क्या बदलाव करना है, ये सब पूरा देखरेख किसकी देखरेख में होता है, डायरेक्टर की। डायरेक्टर का काम थोड़ी होता है, वो स्टोरी वाला अलग रहता है, गाना लिखने वाला अलग है, गाने वाला अलग है। डायरेक्टर का काम होता है मैनेजमेंट करना, है ना समझ में, हर चीज की देखरेख करना, क्लियर। मतलब ये एक्टिंग सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसी हमको चाहिए वैसी की वैसी एक्टिंग कर रहा है कि नहीं, वैसा ही बोल पा रहा है कि नहीं, नहीं तो इसको हटाओ दूसरे को लाओ, है ना समझ में। तो ऐसे ही कोशिका के अंदर हर कोशिकांग बराबर अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लियर। ये सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, केंद्रक, है ना समझ में, ध्यान रखना। लेकिन हम अगर देखें तो केंद्रक हमने प्रोकैरियोटिक में भी पढ़ा था, यूकैरियोटिक में भी था। लेकिन प्रोकैरियोटिक में अविकसित केंद्रक था, अनडेवलप्ड। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर डेवलप्ड केंद्रक है, डबल लेयर का बना हुआ है, अंदर बढ़िया केंद्रिका भी है, सब चीजें होती है किसमें, यूकैरियोटिक का केंद्रक। तो केंद्रक को हम निर्देशक या कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं, किसका, सेल या कोशिका का। यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। फिर हम देखते हैं भैया
प्रायः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। एक सेल में केवल एक ही केंद्रक आपको मिलता है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। जनरली अगर हम देखें तो एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, और कुछ कोशिकाएं ऐसे भी है जिनमें केंद्रक नहीं है, जैसे फ्लोएम की सीब ट्यूब, चालनी नलिका, उसमें तो हम शुरू से देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। जैसे वृक्ष या पेड़ पौधों का जो फ्लोएम होता है ना, उस फ्लोएम में जो चालनी नलिकाएं कोशिकाएं होती है, जिनको हम सीब ट्यूब बोलते हैं, और वही भोजन को इधर उधर ले जाती है, लेकिन है जीवित है, भोजन को स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर करती है भोजन का, लेकिन उसके अंदर केंद्रक नहीं है। आया ना समझ में? उसके अंदर तो हमने पढ़ा है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया था, कुछ भी नहीं है, शुरू से हम पढ़ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, कोई सा भी कोशिकांग नहीं मिलता उसमें, और ना ही केंद्रक होता है। आया ना समझ में? ध्यान रखना। तो वैसे तो एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं जैसे हरी शैवाल जो ग्रीन एल्गी होती है, या फिर क्लेडोफोरा जो पौधे होते हैं, उनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। आया ना समझ में? वैसे जनरली एक ही कोशिका के अंदर एक केंद्रक रहेगा, लेकिन हरी शैवाल और क्लेडोफोरा जो होता है उसके अंदर आपको एक से ज्यादा केंद्रक भी मिल सकते हैं। केंद्रक का मुख्य कार्य एक पीढ़ी से लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। अब ऐसे तो केंद्रक का हर कार्य केंद्रक का है, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन कार्य? तो मेन कार्य इसका होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर या लक्षण को ले जाना। है ना समझ में? क्यों? क्योंकि देखो, हम पढ़ते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कहाँ पर है? केंद्रक में। जेनेटिक मटेरियल तो केंद्रक में है, मतलब डीएनए केंद्रक के अंदर है, और डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को क्या करता है, पहुंचाता है। तो अगर हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका, और केंद्रक के अंदर ही आपको ऐसे धागे मिलते हैं जिनको कहा जाता है क्रोमोसोम। बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बाहर थोड़ी होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं वो केंद्रक के अंदर होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। और इस क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं डीएनए। क्रोमोसोम पर क्या पाया जाता है? डीएनए, और डीएनए के टुकड़े को बोलते हैं जीन। आया ना समझ में? आगे पढ़ेंगे हम। तो कुल मिला के जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो केंद्रक के अंदर है। आया ना समझ में? तो केंद्रक को हम क्या कहेंगे भैया? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से तो यही उत्तरदायी है। आया ना समझ में? लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बताया था दो ऐसे ऑर्गेनल हैं और जहां और जेनेटिक मटेरियल है। कौन से? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? लेकिन यहां पर जो डीएनए है वो कैसा है? डबल स्ट्रैंड है, इस टाइप का। क्लियर? लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इनमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलेट होता है और सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड और सर्कुलेट होता है। 95% डीएनए तो यहाँ पर है। क्लियर? कुछ मात्रा में डीएनए इनमें होता है, इसीलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। केंद्रक तो ऑटोनोमस है, खुद का संचालन खुद कर रहा है, लेकिन इनको भी हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, अर्ध। है ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल केंद्रक के अंदर है, इसलिए केंद्रक का ही मेन कार्य होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाना। है ना समझ में? ध्यान रखना। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपूर्ण केंद्रक होता है, ये हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मतलब प्राचीन कोशिकाएं जो थी, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है, उनमें अगर हम देखें तो अपूर्ण केंद्रक होता है। केंद्रक होता तो है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, यह हम बोल सकते हैं अनडेवलप्ड, कंप्लीट डेवलप नहीं है। ना समझ में? लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें जो आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो कंप्लीटली डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, हर चीज प्रॉपर रहती है उसमें। क्लियर? यहाँ पर अगर हम देखें तो हम तुलना भी कर सकते हैं, वैसे आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे। क्लियर?
यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक केंद्रक अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। आगे समझ में आएगा कैसे इनकम्प्लीट होता है। ये कंप्लीट होता है यूकेरियोटिक के अंदर। फिर इसमें केंद्रक कला एब्सेंट है भैया, केंद्रक कला होती ही नहीं है, आया ना समझ में। जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, केंद्रक को चारों ओर से घेर के रखती, वो है नहीं, इसमें है। क्लियर। फिर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, मतलब डीएनए के अंदर एक प्रोटीन होती, कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। वो क्षारीय प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती? क्षारीय। तो ये जो प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए तो है लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो डीएनए भी इनकम्प्लीट है इसमें। इसमें देखो तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन सहित है, मतलब जो डीएनए है वो विथ स्टोन प्रोटीन होता है, आया ना समझ में। ऐसे ही अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होगा। तो प्रोकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया है, बीजीय है। क्लियर। और इधर अगर हम देखें तो यूकेरियोटिक केंद्रक, ये आपको उच्च वर्ग के जितने भी पेड़ पौधे और जंतु हैं उनमें आपको यूकेरियोटिक केंद्रक मिलता है। क्लियर हुआ? ध्यान रखना। अब देखो, जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है उसे एक केंद्रक होता है। अगर एक केंद्रक है तो इसको हम क्या कहेंगे? एक कोशिका में अगर एक केंद्रक है तो ऐसी कोशिका को हम क्या कहेंगे? मोनोन्यूक्लिएट कोशिका। मोनो मतलब एक, मोनोन्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस है, तो मोनोन्यूक्लिएट कोशिका हम कहेंगे। अगर ऐसी कोशिका जिसमें दो केंद्रक हो तो हम क्या बोलेंगे? बाई न्यूक्लिएट। बाई मतलब दो, बाई भी बोल सकते हो, डाई भी बोल सकते हो। हिंदी में बाई, इंग्लिश में डाई। क्लियर। और जिनमें दो से अधिक केंद्रक हो उनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिएट सेल, आया ना समझ में। तो इस चीज को ध्यान रखना। वैसे जनरली क्या होता है? मोनोन्यूक्लिएट होती है सेल, एक कोशिका में जनरली एक ही केंद्रक होता है। फिर मोनोन्यूक्लिएट अगर हम देखें तो मोनोन्यूक्लिएट जो होती है वो कौन सी कोशिका? एसिटाबुलेरिया हरी शैवाल, जो ग्रीन एल्गी होती है, जो मोनोन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गी होती है। क्लियर। बाई न्यूक्लिएट आपको कहाँ मिलेगा? पैरामीशियम के अंदर, जो यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्लियर। फिर पॉलीन्यूक्लिएट अगर हम देखें तो जो राइजोपस एक फंजाई होती है, कवक होती है, उसके अंदर आपको पॉलीन्यूक्लिएट केंद्रक मिलता है। तो हरी शैवाल में मोनोन्यूक्लिएट, हरी शैवाल का नाम याद रखना भैया, एसिटाबुलेरिया, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने जो केंद्रक पे अध्ययन किया है ना, स्टडी, वो ये एसिटाबुलेरिया हरी शैवाल पर ही किया है, हाँ, और उसी में खोजा है सबसे पहले केंद्रक को। क्लियर। ध्यान रखना। तो एसिटाबुलेरिया हरी शैवाल, मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट पैरामीशियम और पॉलीन्यूक्लिएट राइजोपस फंगस। क्लियर। फिर जिनमें केंद्रक अनुपस्थित हो उसे ए न्यूक्लिएट कोशिका कहते हैं। अब भैया अगर मान लो किसी के अंदर केंद्रक है ही नहीं, एब्सेंट है ना, बिना केंद्रक के वो कोशिका है, तब हम उसको क्या कहेंगे? ए न्यूक्लिएट सेल कहेंगे। केंद्रक एब्सेंट है इसमें। तो ऐसी कोशिकाएं कौन सी है? यूकेरियोटिक के अंदर है ऐसी कोशिकाएं। जैसे मनुष्य या जंतुओं के अंदर जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स, उसमें केंद्रक नहीं है। जीवित कोशिका तो है लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? ए न्यूक्लिएट सेल। फिर ऐसे के ऐसे फ्लोएम की जो चालनी नलिका, जिसको हम सीव ट्यूब बोलते हैं, क्लियर, उसमें भी न्यूक्लियस या केंद्रक एब्सेंट है। 2019 का पहला क्वेश्चन यही था। क्लियर। निम्न में से केंद्रक रहित कोशिका है, मतलब किसमें केंद्रक एब्सेंट है, और पहला ही उसका ए वाला ही आंसर था, चालनी नलिकाएं। क्लियर। सीव ट्यूब। क्लियर हुआ। तो ये दो तो हम प्रोकैरियोटिक के यूकेरियोटिक के ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम शुरू से पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ना समझ में। केंद्रक भी नहीं है, सीधी सी बात है। क्लियर हुआ। फिर केंद्रक का जो साइज होता है वो होता है 5 से 30 माइक्रोन तक,
कितना होता है? 5 से 30 माइक्रोन तक उसका साइज होता है, मतलब डायमीटर उसका। क्लियर? हेमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि कोशिका का नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। क्लियर? न्यूक्लियस को खोजा तो उसी ने, एसिटाबुलेरिया में ही खोजा था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन बाद में एसिटाबुलेरिया, जो कि क्या होती है? ग्रीन एल्गी है, हरी शैवाल। कैसी शैवाल है? हरी शैवाल। हरी शैवाल पर इन्होंने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये सिद्ध किया कि भैया पूरी कोशिका, जो पूरी सेल है, इस पूरी सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस या केंद्रक इसको कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? ये किसने बताया? हेमरलिंग ने ये सिद्ध किया। आया ना समझ में? ध्यान रखना, ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। अब हम देखते केंद्रक का संगठन। क्लियर? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये देखो, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये डबल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली, और बीच बीच में इसमें छेद भी होते हैं। आया ना समझ में? क्योंकि यहाँ का जो डीएनए है ये बाहर जाएगा ना, राइबोसोम को जाके बोलेगा। हम पढ़ चुके हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनता है, और बाहर जाके सूचना देगा राइबोसोम को कि भैया ऐसी प्रोटीन बना। पढ़ा था ना हमने राइबोसोम में। तो जो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव है, इसमें आदान प्रदान भी होता है चीजों का, तो इसमें छिद्र भी होते हैं। क्लियर? तो ये केंद्रक है, और ये केंद्रक के अंदर ये धागे आपको जो दिख रहे हैं आड़े टेढ़े, ये क्या है? क्रोमेटीन धागे। क्या है? क्रोमेटीन धागे, थ्रेड्स। और यही क्रोमेटीन धागे क्या होते हैं? ये पतले होते हैं ऐसे नॉर्मल, लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाला रहता है, कोशिका विभाजन होने वाला रहता है, तो ये धागे पतले हो जाते हैं, लंबाई कम हो जाएगी इनकी, और लंबाई कम होने से मोटे हो जाते हैं, और इस टाइप से ये क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। है ना समझ में? क्रोमोसोम ही है वो। जब कोशिका शांत बैठी है तो ये क्रोमोसोम लंबे पतले हो जाएंगे, धागे बन जाएंगे, और एक दूसरे में उलझ जाते हैं, और कैसा दिखता है? जैसे जाल बन गया एक। है ना समझ में? लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाला रहता है, तब ये क्या होते हैं? ये छोटे और मोटे हो जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे? ये क्रोमोसोम के समान हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। इसके अलावा देखो तो ये केंद्रिका भी है केंद्रिका साइड में। ये कैसी है? इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन है ये। है ना समझ में? ध्यान रखना। अब हम केंद्रक का जो संगठन देखते हैं, तो केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है? केंद्रक में प्रोटीन होता है 80%। कितनी प्रोटीन होती है? 80% अकेले प्रोटीन होती है केंद्रक में, जिसमें से हिस्टोन प्रोटीन 15% होती है। टोटल अलग अलग टाइप की टोटल प्रोटीन 80% है, और अकेली हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कितनी होती है? 15%। 80 में से 15% अकेले हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्लियर? तो आप कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि केंद्रक की मुख्य प्रोटीन कौन सी है, तो हिस्टोन प्रोटीन। है ना समझ में? फिर डीएनए कितना होता है? 12%। क्लियर? और आरएनए होता है 5%। अब अगर इन दोनों को हम मिला दे तो ये न्यूक्लिक अम्ल है ना, न्यूक्लिक एसिड। तो कितने हो जाएंगे? ये लगभग 17-18% आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। किसमें? केंद्रक में। दोनों को प्लस कर दो। फिर होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब भैया इसकी ये जो लेयर बनी हुई है, द्विस्तरीय फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। तो इस लेयर के को मिलाकर अगर हम कुल केंद्रक में अगर फॉस्फोलिपिड अगर बोले तो कितना होता है? 3%। क्लियर हो गया? तो केंद्रक किसका बना है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और फॉस्फोलिपिड का। क्लियर हो गया? समझ में आया? हो गया ना 100%? 80, 12 और 5 17, और 3 20, तो 80 और 20 कितना हो गया? 100%। क्लियर हुआ? ध्यान रखना। केंद्रक में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भैया केंद्रक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन, 80%। हमने पढ़ा है ना समझ में? ध्यान रखना। अब आते हैं केंद्रक के भाग। तो केंद्रक के भाग कौन कौन से हैं?
सबसे पहला है केंद्रक कला। केंद्रक कला जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आया ना समझ में, केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। अभी हमने देखा भैया केंद्रक के चारों ओर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन थी, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर दूसरा होता है केंद्रक रस बोल दो या केंद्रक द्रव बोल दो, एक ही है, रस या द्रव एक ही बात है भाई। केंद्रक के अंदर भी तो कोई ना कोई लिक्विड या द्रव है, तो उसको क्या कहा जाता है, या तो आप कैरियोप्लाज्म बोलो उसको, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो, दोनों एक ही नाम है। कहीं पर कैरियोप्लाज्म मिलेगा, कहीं पर न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर। लेकिन इसकी टर्म जो है ना वो इंग्लिश ही ध्यान रखना। वो केंद्रक द्रव कभी नहीं लिखता, वो जब भी लिखता है या तो कैरियोप्लाज्म लिखेगा या न्यूक्लियोप्लाज्म लिखेगा। है ना समझ में। फिर आता है केंद्रिका। तो हमने केंद्रिका भी देखी थी ना, कैसी, विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन, जिस पर किसी प्रकार की कोई यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, तो केंद्रिका भी होती है। और इसके अलावा हमने देखे थे जालनुमा रचना, क्रोमेटिन धागे देखे थे ना। तो ये 4 चीजें होती है केंद्रक के अंदर। क्लियर हो गया। अब एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं केंद्रक कला, जिसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आया ना समझ में, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, द्विस्तरीय एकक कला, डबल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। आया ना समझ में। और मोटाई कितनी होती है, लगभग 90 एंगस्ट्राम होती है इसकी। दोनों की मिलाकर टोटल मोटाई हो जाती है लगभग 90 एंगस्ट्राम। आया ना समझ में, ध्यान रखना। बाह्य परत जो होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है, उसको कहा जाता है एक्टोकैरियोथिका, और जो अंदर वाली होती है इसको कहा जाता है एंडोकैरियोथिका। क्लियर। कैरियोथिका मतलब केंद्रक के चारों ओर की मेम्ब्रेन। क्लियर। बाहर की ओर है तो उसको हम एक्टो बोलेंगे, अंदर की ओर है तो एंडो। क्लियर है। कैरियोथिका, कैरियोप्लाज्म बोलो, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या उसको कैरियोप्लाज्म बोलो, एक ही चीज होता है। बाह्य परत पर राइबोसोम चिपके होते हैं। जो बाहर की लेयर होती है, चूंकि हमने देखा है भैया जो बाहर की लेयर होती है, उस बाहर की लेयर से क्या जुड़ी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ा था ना हमने। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चूंकि राइबोसोम के कण चिपके होते हैं, तो ये राइबोसोम के कण यहाँ से चिपकते चिपकते केंद्रक जो बाहर वाली जो कला है एक्टोकैरियोथिका, उस पर भी चिपके रहेंगे। आया ना समझ में, ध्यान रखना। और बाह्य परत से ईआर बनती है। जो बाहर की परत है एक्टोकैरियोथिका, यही विकसित होकर क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर का निर्माण करती है। आप लोगों को भी क्लियर हो रहा है भैया। फिर केंद्रक कला में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ये देखो सूक्ष्म छिद्र, ये छोटे छोटे छेद हैं, है ना, छेद, ध्यान रखना। तो केंद्रक कला में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है, इन दोनों में क्या होता है, जीव द्रव्य का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता रहता है। क्लियर। क्लियर हो गया। तो ये क्या थी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको आप कैरियोथिका भी बोल सकते हो। क्लियर। फिर आता है केंद्रक द्रव, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। आया ना समझ में, क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव या केंद्रक रस को न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। बताओ भैया, आपको भी आ रहा है समझ में कि नहीं। पटेल जी, मेहता जी, बिल्कुल। जहां कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट डाल दिया करो कि सर ये इसको एक बार और समझा। फिर आता है केंद्रक द्रव, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है या कैरियोप्लाज्म भी हम बोल सकते हैं। केंद्रक द्रव का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, प्रोटीन से। हमने पढ़ा है 80% तो प्रोटीन ही है केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक द्रव जो मेनली बना होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से। इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, बहुत सारे एंजाइम भी लगते हैं भैया, तो एंजाइम भी रहेंगे।
केंद्रक द्रव में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम भी मिलते हैं। केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका धसी होती है। केंद्रक द्रव के अंदर वो जाल बना हुआ क्रोमेटिन धागे वो भी तैरते रहते हैं, और जो केंद्रिका है वो केंद्रिका भी या तो धसी रहती है, आप बोल सकते हो कि तैरती रहती है। आया ना समझ में? ध्यान रखना, बस इतना ही आपको केंद्रक द्रव का पढ़ना है। केंद्रिका, थर्ड आपका जो पार्ट था केंद्रक का वो है केंद्रिका। तो केंद्रिका को खोजा किसने? यहाँ गड़बड़ होता है भैया स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन आता है केंद्रक को किसने खोजा, केंद्रिका को किसने खोजा, तो गड़बड़ हो जाता है वो। जैसे वो पूछेगा केंद्रिका को किसने खोजा, तो पहला वो रॉबर्ट ब्राउन वाला आंसर देता है, क्योंकि आपके माइंड में छपा रहता है ब्राउन। लेकिन हम वो केंद्रक केंद्रिका अलग अलग नहीं समझ पाते, तो यहाँ आपको बताना है केंद्रिका। तो केंद्रिका को खोजा था फोंटाना ने। किसने खोजा था? फोंटाना ने। पूरा नाम है उसका फेलिस फोंटाना। क्लियर? ये कई बार पूछा है, 1774 में की। और केंद्रिका नाम जो दिया वो किसने दिया? वो अलग वैज्ञानिक ने दिया। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका नाम किसने दिया? वो दिया बोवेमेन ने। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। तो ये दोनों मोस्ट टाइम पे पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो केंद्रिका होती ही नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोट्स में केंद्रिका थी क्या? नहीं थी, एब्सेंट। फिर यूकैरियोटिक का जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स, उसमें थी क्या? नहीं। ईस्ट में भी केंद्रिका नहीं होती है। फिर पेशीय तंतुओं में भी केंद्रिका अनुपस्थित होती है। पेशीय तंतु मतलब जो हमारे मसल्स फाइबर्स होते हैं, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उनमें भी अगर हम देखें तो केंद्रिका एब्सेंट होती है। केंद्रक तो होता है लेकिन केंद्रिका एब्सेंट होती है। क्लियर? इसके अलावा सीब ट्यूब में तो केंद्रिका होगी ही नहीं, क्योंकि उसमें तो केंद्रक ही नहीं है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। सामान्यतः एक केंद्रक में एक केंद्रिका होती है, जैसे हमने पढ़ा ना एक कोशिका में एक केंद्रक। ऐसे ही जनरली अगर हम देखें तो एक केंद्रक या न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस या केंद्रिका होती है, लेकिन कहीं कहीं पर एक से ज्यादा भी होती है। जैसे अगर हम देखें तो प्याज में अगर हम देखें तो एक केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं हैं। कितनी है? 4 केंद्रिकाएं। एक न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियोलस होते हैं। है ना समझ में? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर एक ही केंद्रिका है तो उसको हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। है ना समझ में? लेकिन अगर एक से ज्यादा केंद्रिकाएं अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस अगर है, तब हम उसको न्यूक्लियोलस नहीं कहेंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे? तब हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोलाई। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलाई कहेंगे। फिर आया ना समझ में? एक है तो न्यूक्लियस, और एक से ज्यादा अगर है तो फिर हम हर किसी को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलाई कहेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना, प्याज में आपको एक केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं मिलेगी। जीनोपस के oocytes में, ये जीनोपस का जो oocytes होता है, अंडा जो होता है, उसमें आपको 1600 केंद्रिकाएं मिलती है एक केंद्रक में। कितनी? 1600 केंद्रिकाएं। फिर मनुष्य की एक कायिक कोशिका में हमारी एक सोमेटिक सेल जो होती है, चाहे वो आप कहीं की भी ले लो, शरीर की त्वचा कहीं से भी, सिर से ले लो, पैर से ले लो, हाथे से ले लो, खाली जनन अंग को छोड़कर जितनी भी हमारे शरीर में है, जनन अंग को छोड़कर, जो हमारा मेल और फीमेल पार्ट है उसको छोड़कर सभी सेल्स जो होती है वो सोमेटिक होती है, कायिक कोशिकाएं होती है। क्लियर? तो मनुष्य की एक कायिक कोशिका सोमेटिक सेल में 5 केंद्रिकाएं होती है ना समझ में? जब एक केंद्रिका से अधिक केंद्रिकाएं होती है तब हम उसको न्यूक्लियोलाई कहेंगे, न्यूक्लियोलस नहीं कहेंगे। फिर है ना सब? एक है तो न्यूक्लियोलस, एक से ज्यादा है तो न्यूक्लियोलाई। हो गया क्लियर? फिर केंद्रिका एकक कला रहित होती है मोस्ट टाइम पे। केंद्रिका क्या होती है? इसके चारों ओर कोई एकक कला या यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है। फिर एक और सुपर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन,
केंद्रिका बनी होती है। किसकी बनी होती है? मोस्टली प्रोटीन और आरएनए की। ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा है। केंद्रक में तो प्रोटीन भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है ना? वो केंद्रक में है। लेकिन केंद्रिका अगर देखें तो केंद्रिका किसकी बनी है? प्रोटीन और आरएनए की। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा बार पूछा है कि केंद्रिका बनी होती है डीएनए और प्रोटीन की, आरएनए और प्रोटीन की, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए की। तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। कई बार ये पूछा है आपको। अब चौथा जो भाग है, हमने केंद्रक कला पढ़ लिया, फिर दूसरा हमने केंद्रक द्रव पढ़ लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। थर्ड हमने न्यूक्लियोलस या केंद्रिका पढ़ लिया। अब चौथा जो केंद्रक का भाग है वो क्या है? क्रोमेटिन धागे। जाल फैला होता है तो क्रोमेटिन धागे को पढ़ते हैं। ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर जाल जैसी रचना बना लेते हैं। वैसे ये ऐसा नहीं है कि एक ही धागा है, ये सब टुकड़े टुकड़े होते हैं। लेकिन आप धागे के बहुत सारे टुकड़े अगर एक साथ इकट्ठा कर दो तो सब एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे। और कैसा दिखेगा आपको? जाल जैसा दिखेगा। है ना समझ में? तो ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर जाल जैसी रचना बनाते हैं। कोशिका विभाजन के समय जब सेल डिवीजन होगा, अभी मान लो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर ये है केंद्रिका। क्लियर? और ये आपका जाल ऐसा बना हुआ है। क्लियर? इसको कहेंगे क्रोमेटिन जाल। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन मतलब कोशिका टूटने के लिए तैयार होती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनाने के लिए जब तैयार होती है, तो ये जो धागे हैं ना, ये अभी तो लंबे हैं, पतले हैं और एक दूसरे में उलझे हुए हैं। लेकिन जब कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन धागे सिकुड़ जाते हैं, है ना, श्रिंक्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और सिकुड़ कर कैसे हो जाएंगे? स्मॉल एंड थिक, छोटे और मोटे हो जाएंगे। और जब ये छोटे और मोटे हो जाएंगे तो आपको फिर कैसा दिखेगा? फिर आपको दिखेंगे ये इस टाइप के, अलग अलग दिखेंगे। आया ना समझ में? और इन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। आया ना समझ में? तो गुणसूत्र किसके बने हैं? क्रोमेटिन धागे से, क्रोमेटिन थ्रेड्स से बने हैं। भाई क्रोमेटिन थ्रेड से ही छोटे और मोटे होकर क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम बना रहा है कि नहीं? तो सीधी सी बात है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो क्रोमेटिन धागे से बनते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन, दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, देखो क्रोमेटिन धागे से तो क्रोमोसोम बनते हैं, तो फिर ये क्रोमेटिन धागे किसके बने होते हैं? सीक्वेंस समझो। क्रोमेटिन धागा बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब इसमें क्षारीय प्रोटीन भी होती है और न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और आरएनए। आया ना समझ में? तो न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन से बनते हैं क्रोमेटिन धागे, और क्रोमेटिन धागे से बनता है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। आया ना समझ में? ध्यान रखना, आप फसलों में पढ़ते हो ना कि इसमें इतने 2n बराबर इतने क्रोमोसोम, इसमें 2n बराबर इतने क्रोमोसोम, तो वो क्रोमोसोम यहाँ है। क्लियर? यह क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये जो क्षारीय प्रोटीन हम बोल रहे हैं ना, जिसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, ये क्षारीय प्रोटीन कैसी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसका नाम है, हम बोलने को तो उसको क्षारीय प्रोटीन बोल रहे हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। 4 टाइप की प्रोटीन होती है, आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? अभी इतना क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक अम्ल। अब चूंकि क्रोमेटिन धागे के अंदर जाएंगे, अब हमको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लिक अम्ल को।
और क्षारीय प्रोटीन को भी पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होता है तो कोशिका में 2 प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कौन सा? एक तो डीएनए और एक आरएनए। आया ना समझ में? तो डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को क्या बोलते हैं? रिबोज या राइबोज भी बोलते हैं कहीं कहीं, वो आप उच्चारण जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। रिबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ते हैं डीएनए। क्लियर? डीएनए हम पढ़ते हैं भैया, तो डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की इकाई, पहला क्वेश्चन कई बार आपको पूछा है, डीएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। आपको मैं रटने नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है और कैसे बनता है। क्लियर? अभी तो आप याद रखो, डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे दीवार की इकाई ईंट है, ईंटों को जोड़ जोड़ कर क्या बनाए? दीवार। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। ये देखो, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये जो मोलेक्यूल है ना, दाने दाने, ये न्यूक्लियोटाइड है। और ये सब न्यूक्लियोटाइड मिलकर डबल स्ट्रैंड बना दिया, 2 धागे की रचना बना दी। और ये आपस में, ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड इधर का और इधर के जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? हाइड्रोजन बंध आपने पढ़ा होगा उधर केमिस्ट्री में, जो कि डीएनए अणु के अंदर होता है, आपने पढ़ा होगा वहाँ कि हाइड्रोजन बंध कहाँ होता है। तो हाइड्रोजन बंध कहाँ होता है? हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बनता है। हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है। हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बनता है। क्लियर? अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़े, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन बंध है। फिर जैसे HO, तो H2O पानी, पानी में होता है हाइड्रोजन बंध, 4 हाइड्रोजन बंध होते हैं पानी में। क्लियर? फिर HN, तो आप अगर यहाँ पर अगर हम बोले HN, तो HNC, इसमें आपका जो है H और N जुड़ा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध है। आया ना समझ में? तो जहां जहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आएगा या फ्लोरीन आएगा या नाइट्रोजन आएगा, वहां हाइड्रोजन बंध है। इसके अलावा अब आप बोलोगे सर इधर कहां से आ गया फिर हाइड्रोजन बंध? डीएनए में। तो डीएनए के अंदर जो होती है क्षारीय प्रोटीन होती है। क्लियर? और प्रोटीन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। आया ना समझ में? इसलिए यहाँ चूंकि न्यूक्लियोटाइड जब संरचना पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्षारीय प्रोटीन लग रही है, फॉस्फोरिक अम्ल लग रहा है और शर्करा लग रही है। इससे बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे जुड़ते हैं एक दूसरे से और एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। इसी को कहा जाता है डीएनए। आया ना समझ में? तो डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कल, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो एसिड। वसा की इकाई? फैटी एसिड या वसीय अम्ल। आया समझ में? ऐसे ही डीएनए भी तो किसी के टुकड़ों से मिलकर बना है, तो किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड। असंख्य न्यूक्लियोटाइड, इन्फिनिट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, वो आपस में जुड़कर डीएनए का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? अब डीएनए अणु की संरचना। अब डीएनए के अणु की संरचना या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसको अब हम पढ़ेंगे कल। ठीक है? इतना क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार घर पे जाके आप आराम से वापस इसको क्या करना है? आपको रिवाइज करना है। क्लियर? मैं सब बताऊंगा। क्लियर? और आप सोचो कि इतना अंदर तक पूछते हैं तो आपको पूछे गए हैं क्वेश्चन, है ना समझ में? और भी अंदर से पूछे हैं। क्लियर? लेकिन इसको समझ लोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, और जीवन भर आप डीएनए जब भी आपके सामने आएगा तो आप पूरा इतिहास खोल के रख दोगे, ऐसा ऐसा होता है ना समझ में? तो चीज़ों को रटने के बजाय उनको समझो
क्योंकि ये पीएटी में तो बहुत अंदर से क्वेश्चन जाता है, यहाँ डीएनए आरएनए में। सीपीएटी में भी बहुत अंदर से क्वेश्चन वो पूछता है, बीएचयू में भी पूछता है। क्लियर? क्योंकि ये तो मेन बेसिक है भैया, ये तो आपको उधर 9वीं और 10वीं में पढ़ाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर ये वो, लेकिन उस टाइम हम उसको फोकस नहीं करते। आया ना समझ में? तो हमको अब यहाँ नए सिरे से पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो उस टाइम अगर आप पढ़े होते तो मेरे को खाली ये बताना पड़ता है कि डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है, आप फट से समझ जाते हैं। लेकिन पहले नहीं पढ़ा है, अब पढ़ा है, तो अब आपको पूरा समझना पड़ेगा। ठीक, आपको ये तक पता चल जाएगा कि जीन क्या होता है। आया ना समझ में? जीन तक पहुंच जाएंगे हम। तो फिर हम जब मेंडल पढ़ेंगे तो वहाँ जीन वीन को समझने की जरूरत नहीं, वो बार बार आता है जीन। तो फट से आप बता दोगे सर ये जो डीएनए है इसके टुकड़े को जीन कहेंगे हम, इसको तोड़ दो, काट दो, सब यहाँ से यहाँ तक पूरा काट दो, एक एक टुकड़ा जीन है ना समझ में? जीन कोई अलग थोड़ी होता है। और फिर जीन की संरचना कैसी होती है उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो इतना हो गया ना क्लियर? आपको भी हो गया भैया? आप तो शांत बैठे रहते हो बिल्कुल। मेहता जी क्या भजन वजन तो नहीं सुन रहे हो?